गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कक्षा 10th विषय विज्ञान पाठ 1 मानव स्वास्थ्य। इसके बारे में हमने पढ़ा था। मानव स्वास्थ्य कब ठीक रह सकता है? जब हमारा खान पान सही हो, यानी जो खाद्य पदार्थ हम लेते हैं वो शुद्ध हो, संतुलित हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल पर्याप्त मात्रा में हो। अब इसके अंदर मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण इनके बारे में बताया। अब आज हम लेते हैं जल के बारे में। जल यानी रोगाणु मुक्त होना चाहिए, जल शुद्ध होना चाहिए। अगर जल शुद्ध नहीं है तो हमारे शरीर में जल क्या प्रभाव डालेगा, कौन कौन से रोग उत्पन्न कर देगा, ये प्रमुख बात हमारे ध्यान देने की है और समझने की है। देखिए आप, हम चलते हैं। जो जल है, इस जल के अंदर बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव लाभदायक भी होते हैं और ये हानिकारक भी होते हैं। इसके अंदर जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, इसमें जैसे विषाणु है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कृमि है, ये जल के साथ हमारे शरीर में प्रवेश हो जाते हैं और फिर इस प्रकार से ये प्रवेश होने के बाद शरीर के अंदर अपना दूषित प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। इससे हमारे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। और कौन कौन से रोग हो जाते हैं इनके द्वारा? जैसे हैजा है, पेचिश है, और भी कई संक्रामक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जैसे वायरल का संक्रमण है, हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, ये सब ये जल के कारण से होता है। इस टाइफाइड, पीलिया, ये सारा जल के कारण से होता है। कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं? जैसे हैजा है, पेचिश है, संक्रामक बीमारियां, वायरल संक्रमण है, हेपेटाइटिस है, फ्लू है, कॉलेरा है, पीलिया है और टाइफाइड है। ये जल के कारण से ये पैदा हो जाती हैं। इस कारण से जल हमारे प्रमुख भाग है। अब हमको ये ध्यान देने की बात है कि कई लोग क्या करते हैं कि जिनके चटपटी चीजें खाने की आदत होती है, ये क्या करते हैं कि पतासी की दुकान पर चले जाते हैं और पतासी वाला पानी कैसा दे रहा है, उसमें कोई विषाणु जीवाणु तो नहीं है, ये पता ही नहीं रहता है और उस पतासी के साथ गंदा जल हमारे शरीर में चला जाता है। कई बार गंदा जल तो वो अपना प्रभाव दिखाने लग जाता है और ये बीमारियां शुरू होती हैं। और ये सबसे ज्यादा चपेट में जो आते हैं ये बालक आते हैं। और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है, ये समझने की बात है। इस प्रकार से ये बीमारियां के शिकार हम नहीं हो जाएं। एक और होता है बाला नारू रोग। अब बाला नारू रोग क्या होता है? कई बार जहां पर जलाशय वाले स्थान होते हैं, जैसे कोई तालाब से जल लेते होंगे, झरने से लेते होंगे, झील से लेते होंगे, कुएं से लेते होंगे, तो इसमें क्या है कि इसकी जो मादा कृमि है ये अपने अंडे शरीर से बाहर जल में देती है। शरीर से बाहर जल में ये अंडे देती है और उस जल को हम जब पीते हैं तो वो साइक्लोप्स जल के साथ हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जैसे कभी आपने देखा होगा फोड़ा निकलता है। अब जैसे मान लो यहाँ निकला, बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बाहर से केवल लाल चकत्ता दिखाई देगा, लेकिन अंदर मोटी गांठ बन जाती है और इस प्रकार से वो इतनी वेदना होती है, इतना दर्द होता है, वो सहन नहीं होता है। और जब उसके अंदर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसको चीरा लगा करके और उसमें से साइक्लोप्स, एक लंबे धागे समान संरचना निकलती है उसमें से, ये उसका साइक्लोप्स होता है। उसको निकालने के बाद ही वो नारू बाला रोग खत्म होता है। हालांकि 2000 के बाद में इस पर सरकार ने बहुत, क्योंकि ये दूषित जल के कारण होता है, काफी अब तो ज्यादातर बहुत कम हो गई, लेकिन फिर भी ये सावधानी रखने की बात है, ये जल के कारण से ही ये होती है। इसमें रोगजनक ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि, ये माता कृमि अपने अंडे सदैव परपोषी मनुष्य शरीर के बाहर
जल में देती है। क्योंकि देखिए, जैसे स्वपोषी परपोषी, स्वपोषी वो होता है जो अपना पोषण स्वयं करता है, भोजन बनाता है। परपोषी होता है वो भोजन पर आश्रित रहता है। तो ये क्या है कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जैसे अम्बरबेल, कोई पीपल के पेड़ पर या किसी वृक्ष पर अम्बरबेल छा जाती है और वो पोषण वो उसी से प्राप्त करती है परपोषी के रूप में। ऐसे ही ये अपना भोजन, जैसे जूं, कभी देखा होगा आपने, अपने सिर में जूं पड़ जाती हैं और खूब मोटी मोटी हो जाती हैं, खून चूस चूस करके, परपोषी है वो। तो इसी प्रकार से जैसे जोक, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ये परपोषी के रूप में ये अपने अंडे जल के मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देती है और दूषित जल का उपयोग करने के बाद हमारा शरीर नारूबाला का शिकार हो जाता है। आगे हम देखते हैं मोटापा। अब देखिए, ये एक संतुलित आहार के कारण से होता है मोटापा। कई देखा होगा, कई लोगों का पेट इतना लटका रहता है, आगे पेट ही पेट दिखाई देता है, चेहरा इतना सा होता है, सीना भी इतना सा होता है, लेकिन पेट इतना मोटा होता है, लटका रहता है। समझ लीजिए वो एक बीमारी का जबरदस्त आमंत्रण है। यानी शरीर में चर्बी का जमा हो जाना, ये मोटापा का लक्षण है। यानी उससे मोटापा बढ़ता है। अब ये मोटापा, अत्यधिक वसा बहुत हानिकारक है। कई लोग क्या है कि जैसे घी का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, तेल का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, और वो भी दूषित, कई आप देखते हैं वनस्पति तेल और आते हैं आजकल, तो वनस्पति तेलों का ये सेवन किया जाता है। इसमें क्या है कि कभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, छोटा बालक होता है तो वो क्या है कि उसको एक माप पर तोलता है कि उसका भार कितना है, उसकी उम्र कितनी है, यानी उसकी लंबाई के अनुसार कितना भार होना चाहिए, और उसी तरह में शरीर भाग सूचकांक यानी बॉडी मास इंडेक्स, इसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो इसमें क्या है कि जैसे मानव शरीर का वह लंबाई का ये अनुपात ये होता है, जैसे 25 किग्रा ऑब्लिक मीटर स्क्वायर ये सामान्य है, लेकिन 30 किग्रा ऑब्लिक मीटर स्क्वायर ये अत्यधिक है, ज्यादा है। तो इस प्रकार से डॉक्टर देख लेता है कि इसका भार कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई के अनुपात उसका भार का आकलन कर लेते हैं उम्र के अनुसार। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य लंबाई के अनुसार भार का आकलन, अगर भार ज्यादा है तो इसका तात्पर्य है कि शरीर में चर्बी जमा हो चुकी और वो रोगों का आमंत्रण है। अब इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, ये आजकल हो रहा है ना, आप देख रहे हैं ना, हार्ट रोग यानी हृदय के रोग, और एक आजकल नई बीमारी और चली है हृदय के अंदर जिसको कहते हैं साइलेंट अटैक। यानी आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सो रहे हैं तो सोते ही रहेंगे, कब आपके साइलेंट अटैक आ गया कोई पता नहीं चलेगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण से इसके अंदर हृदय रोग, मोटापे के कारण नींद ही नहीं आएगी, मतलब निद्राकालीन, और श्वास की समस्या यानी मोटा पेट हो जाता है, चला नहीं जाएगा, थोड़ा सा चला और हाँफने लग जाता है। वो कभी देखा होगा मोटे लोगों को, आपने देखा होगा हाँफने लग जाता है। तो ये श्वास संबंधी समस्या और भयंकर बीमारी जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है, कैंसर भी इसी मोटापे के कारण से होता है, और हस्ती संबंधी बीमारियां ये मोटापे के कारण से होती हैं, और शरीर का वजन बढ़ जाता है और उस शरीर के वजन को हमारे पैर सहन नहीं कर सकते, और थोड़ा सा चलेंगे पैरों में दर्द होने लग जाता है, चला ही नहीं जाएगा, उठने में परेशानी आती है, बैठने में परेशानी आती है। ज्यादा मोटा हो जाता है तो 4 आदमी उसको पकड़ करके उठाते हैं, कभी देखा होगा ज्यादा मोटा होता है। तो ये मोटापा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ये बीमारी पैदा करता है। ये हम बहुत अत्यधिक ऐसा भोजन, ज्यादा ऊर्जा देने वाला भोजन करते हैं, लेकिन उसका उपयोग हम कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं खाट में, चारपाई में, काम नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, हलचल नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से वो ऊर्जा जो है वो उसका दुरुपयोग होता है। तो ये असंतुलन, चर्बी युक्त भोजन, जैसे मैंने कहा ना, चटपटी चीज, जंक फूड है, कोई कृत्रिम भोजन है, चटपटी चीजें हैं, ये चर्बी युक्त भोजन, कम व्यायाम। अब यह है कि मोटापा कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्या बताया कि मोटापा कैसे होता है। ये मोटापा क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा के सेवन से और ऊर्जा के उपयोग में असंतुलन के कारण से मोटापा होता है। दूसरा, चर्बी युक्त भोजन करने से मोटापा बढ़ता है,
और जंक फूड लेने से मोटापा बढ़ता है, कृत्रिम भोजन लेने से मोटापा बढ़ता है, कम व्यायाम करने से मोटापा बढ़ता है, जीवन स्तर यापन में असंतुलन के कारण से मोटापा बढ़ता है, और चर्बी शरीर में जमा हो जाती है और इसे ऑटो अल्पक्रियता यानी हाइपोथायराइडिज्म ये समस्या पैदा हो जाती है। और इसी प्रकार से ये मोटापा हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि संतुलित भोजन हमें लेना पड़ेगा। प्रमुख समस्या का समाधान एक ही है इसमें कि संतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हों, ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। और इसी प्रकार अब आप देखिए रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। आजकल हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है, ये ब्लड प्रेशर ज्यादातर बहुत समस्या है ये। इसके अंदर ब्लड प्रेशर में दो प्रकार की कैटेगरी है। एक तो होता है उच्च ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तदाब, एक होता है निम्न ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, यानी रक्तदाब का कम होना, रक्तदाब का अत्यधिक होना। तो ये रक्तचाप जो है, ये रक्तचाप कम होना, ज्यादा होना। अब ये रक्तचाप क्या है? रक्तचाप किसे हम कहते हैं? देखिए, रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त, हमारा जो शरीर में रक्त है ये किस में बहता है? रक्त वाहिनियों में, यानी धमनी और शिराओं में बहता है। तो रक्त वाहिनियों में बहता हुआ रक्त, ठीक है ना, द्वारा वाहिनियों की दीवार पर डाले गए दबाव, यानी जो रक्त होता है जैसे तेज गति से बह रहा है, धीमी गति से बह रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर जो अपनी वाहिनियां होती हैं उसके ऊपर दबाव पड़ता है और इस दबाव को वाहिनियां सहन नहीं कर पाती। तो इस प्रकार से कभी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, निम्न ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं रक्तचाप, ठीक है ना, क्योंकि रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहा जाता है। और धमनियां क्या हैं? धमनियां एक प्रकार की नलिकाएं होती हैं। वह नलिकाएं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों में, अंगों में, है ना, तक ले जाने का काम करती हैं। अंगों से तंत्र में जाता है तो वहां तक ले जाने का जो काम करती हैं, ये कार्य कौन करता है? धमनियां करती हैं। कहां से ले जाती है? हार्ट से ले जाती हैं, हृदय से ले जाती हैं। हृदय से कहां ले जाती हैं? शरीर में कोशिकाएं, ऊतकों में और अंगों में ले जाने का प्रमुख रूप से काम करती हैं, ये धमनियां होती हैं। अब इसी प्रकार से एक व्यक्ति का रक्तचाप है, यह सिस्टोलिक, डायास्टोलिक, ये रक्तचाप के रूप में इसको जाना जाता है या अभिव्यक्त किया जाता है। हृदय दाब जो होता है 120/80, यानी 80 120, कम 80 होना चाहिए और अत्यधिक 120। अगर इससे कम आता है तो निम्न रक्तचाप होता है, इससे ज्यादा आता है तो उच्च रक्तचाप होता है। और ये बीमारी क्या करता है? कई बार ब्रेन हेमरेज कर देता है, हार्ट अटैक कर देता है और इसी प्रकार से धमनियां खत्म हो जाती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे शरीर में मतलब शरीर खत्म हो जाता है, ये मान लीजिए आप, और इसको रोका भी नहीं जा सकता। आज हम इस ब्लड प्रेशर के कारण से बहुत से रोगी हैं, ये हॉस्पिटल के अंदर कोमा में पड़े हुए हैं, बिल्कुल कोमा में पड़े हुए, कोई सोचना समझना सब खत्म, सारी की सारी। ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को हम कैसे रोक सकते हैं? संतुलित आहार के कारण से इसको रोका जा सकता है। तो देखिए, इसके अंदर इसमें क्या है कि हृदय की मांसपेशी संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं और जिससे डायस्टोलिक रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों में दाब को दर्शाती है। तो किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक, डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और 120/80 सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों में दाब को दर्शाता है। और हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं और डायस्टोलिक रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों में दाब को दर्शाती है। इस प्रकार से मैंने ये एक सामान्य हमारे स्वास्थ्य के बारे में मैंने आपको बताया है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, आपको ध्यान से पढ़ना है। और
गृह कार्य में भी ये प्रश्नों को हम करना है। और पाठ्यक्रम तो आपने खरीद ही लिया होगा, कापी भी सब खरीद ली होगी, नियमित रूप से हम गृह कार्य करें।